ये भी पता ही नहीं। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मस्त हो चुका। अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी जो बुक्स है, अब तो बुक्स में भी ये दिया हुआ है कि जितने भी हेडिंग्स होते हैं वो सबकी इंग्लिश। तो मेरे बच्चे एक तो उस इंग्लिश को अपने साथ में जरूर रखते। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बीच में छोड़ कर रखना पड़ता है, उनकी सिर्फ इस परेशानी की वजह से। वो अंतस में बहुत मजबूत होते हैं। फिजिक्स के उनके फंडामेंटल्स, उनके जो फिजिक्स के जो जितने भी मूल चीज़ें हैं वो सब उनको आती हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, उसकी वजह से उनको बहुत मुश्किल होती है। जो एक 90% का बच्चा है वो अचानक से 45% पर पहुंच जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। उसके लिए अभी आपके पास समय है। मैं 12th वालों को नहीं बोलूँगा, आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी समय है। बमुश्किल 6 महीने लगते हैं। 6 महीने अगर आप लगे रहेंगे तो आप और ज़्यादा फायदे के होंगे। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उनको लीस्ट काउंट पता होगा, लेकिन उनको अल्पतमांक पता नहीं होगा, जो मेरे टीचर के साथ में। लेकिन मैं हिंदी वाला हूँ और उस भट्टी में मुझे झोंक दिया गया, इसलिए आज मुझे अल्पतमांक भी पता है और लीस्ट काउंट भी पता है। मैं बाइलिंगुअल भी हो गया। मुझे आप चाहो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी CBSE बोर्ड के स्कूल में भी फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोलोगे, आई ईजिली डू दैट। और अगर किसी बहुत दूर दराज के गांव में भी अगर पढ़ाने के लिए कहोगे तो मैं हिंदी में भी आराम से पढ़ा सकता हूँ, और ता भाषा में वेद समझेंगे, पाऊ भाषा में पढ़ा सकते। गाँव का हूँ ना, तो गाँव के लोग बड़े मजबूत होते हैं। ये तुम्हारे साथ बड़ी ताकत है। बस यही है कि यही उम्र होती है तुम्हारी, ये जो 11th-12th वाली उम्र है, यहीं से आपका क्या बनना है, किस क्षेत्र में जाना है, बनना है या नहीं बनना है, बनना है तो कैसा बनना है, कैसे बनना है, ये सब निर्धारित होता है। एक तो आप अपने शरीर की चुनौतियों से इस समय लड़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं ना। अगर कोई आप में से यहाँ पजामा और कुर्ता पहन के आ जाएगा तो दूसरे लोग उसे फाड़ देंगे। बढ़िया सी जैकेट हो, नीले रंग की जैकेट, लाल रंग की चेन, हरे रंग का कॉलर, ये सब होना चाहिए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो पजामा पहन के जाते हैं। एक इंटर कॉलेज में नाड़ा यहाँ घूमने तक लटकता है। टॉपर होने के नाते तब भी यही स्थिति थी। मुझे देखकर वो हंस गए, मैं छप गया। बाद में मेरे साथ आए थे, उन्होंने बताया कि वो नाड़े को थोड़ा अंदर तो करना चाहिए था, नहीं पता था। तो मेरा कहने का मतलब है, इस समय अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हो, और एक दुश्मन तुम्हारे साथ में, दोस्त कहूँ या दुश्मन कहूँ, ये तुम तय करोगे। ये फोन आ गया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लेता है। ये कोरोना पीरियड में तो जो हमारा जो एक एवरेज जो इंडियन था, जिसका मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स स्क्रीन टाइम होता था फोन पे देखने का, वो स्क्रीन टाइम 8 घंटे तक बढ़ गया। कोई काम ही नहीं था। कपिल्स कॉमेडी शो चल रहा है। स्कूल वालों ने भी हद कर दी। फीस वसूलने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 6 साल का बच्चा अगर 6 घंटे तक उस स्क्रीन के सामने रहेगा तो उसकी आंखें रहेंगी भी, वो सूरदास बन जाएगा। बहुत सारे अब आंखों के स्पेशलिस्ट में अभी कैंप लगा था अपने विद्यालय में, आप मेरे YouTube पे देखेंगे तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन सिटी में जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे जिनमें हम कैंप लगाते हैं, वहाँ आधे बच्चे स्क्रीन की वजह से उनकी आंखों में प्रॉब्लम आती है। और एक होता है, एक थोड़ा सा एक दिमागी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है स्क्रीन। जैसे अगर आपकी जेब में मोबाइल है, फोन आए चाहे नहीं आए, हर 5 मिनट में एडिक्शन। अब इससे आप कैसे बचेंगे? तो एक तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फोन को थोड़ा सा अपने से जितना समय दूर रख सको उतना दूर रखो। जरूरी हो बिल्कुल रखो। दोस्त में इसलिए कहता हूँ कि पढ़ाई से संबंधित हो सकता है आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं हो, प्रयोग नहीं हो, मेरे यहाँ नहीं हो, जहाँ भी हो नहीं हो, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट आपका होने वाला है कहीं, तो आप आराम से उसे गूगल करके, यूट्यूब करके उसको निकाल के देख सकते हो। आप ये आपकी पढ़ाई में बहुत योगदान करते हैं। लेकिन वही है कि आपको अपने स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना है, ताकि आपको इसका एडिक्शन नहीं हो, आपकी आंखों पे ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और मोबाइल में भी एक बटन होता है आई कंफर्ट वाला, जब भी आप लंबे समय तक कोई वीडियो देखें, आपको देखना है, आपके लिए जरूरी है, तो उसको आई कंफर्ट बटन को ऑन कर देना। इससे क्या है, वो आपके लिए थोड़ा कम कर देगा आपकी आंखों की सहूलियत।
तो ये जो परेशानी मेरे साथ है, आप में से किसी को लग रहा है ये जो खाना है इसका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये कॉलम और कोई यस खाने, ये जो खाना है ना, खाने का मतलब समझते हो ना, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, पाँच खाना। एक होता है पुलिस के थाने में 8 खाना, खाना 8 सुना है? जब कोई इतनी बड़ी गड़बड़ करता है कि उसको खाने 8 में नाम लिख दिया जाता है तो उसको या तो जिले से बाहर रखती है पुलिस, या आएगा भी तो उसको हर शाम को हाजिरी लगानी पड़ेगी। ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करती, तो लिस्ट में नाम लिखे रहते हैं, तो 8 खाने में तो नहीं जाना। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खाने की इंग्लिश ये होनी चाहिए? मैंने भी बहुत सोचा था उस समय, तुम्हारे जैसी हालत थी, तुम्हारे में से किसी ने ये तो कह दिया क्या बोले कॉलम। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा था खाना कौन सा खाना, क्या खाना, कैसे। ये खाना क्या कहते हैं? देखो सारी इंग्लिश आपको आती है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे खाना क्या कहता है, इसको बांट ही तो रहा है, बांट रहा है ना भाई, इसको इसने 0 से 1 के बीच में खाने में क्या किया, 10 हिस्सों में बांट दिया। बांटने की इंग्लिश क्या होती है? डिवाइड। डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और डिवाइड। वेरी गुड, यही मैं चाहता हूँ। अब डिवाइड माने बांटना होता है, बांटना माने बंटवारा करना भी होता है। और घर में जब देखा हो तो मैंने कई बार देखा है कि हमारा खेत वैसे तो सही है पर अभी चाचा ताऊ और हमारे बीच में अभी बंटवारा ना हो तो उसके लिए बोलते हैं डिवाइडेशन नहीं हो। लेकिन डिवाइडेशन कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए अगर नाउन बना है तो बोलता है डिवीजन। और डिवीजन तो आपको आता है, मुझे भी आता था लेकिन मैं दिमाग ही नहीं कर रहा। डिवीजन क्या करती है? आप लोगों को बांट दिए कितने 60% से ऊपर है फर्स्ट डिवीजन, कितने 45 से 60 के बीच में सेकंड डिवीजन, कितने 45 से नीचे थर्ड डिवीजन, नहीं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो ये डिवीजन का ही मतलब होता है द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब उस समय डिवीजन नहीं आया, वृत्ति है, वृत्त माने गोल, वृत्त क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्कल, सर्कुलर स्केल, द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये सब बताने का मतलब मेरा आपसे ये है कि आप चूंकि विज्ञान के छात्र हैं, फिजिक्स आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने लिए इंटर के बाद कोई साइंस वाला स्ट्रीम ही चुनेंगे, या तो बीएससी करेंगे पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करेंगे, या बीसीए करेंगे, बीबीए करेंगे, बीएससी करेंगे, या आपका बीटेक करेंगे, या नीट की कोशिश करेंगे। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज में आप जाएंगे, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर होटल मैनेजमेंट उसमें भी जाएंगे। दयालबाग में भी अगर जाकर आप बीएससी करेंगे, एडमिशन लेंगे, आगरा कॉलेज में जाएंगे, सेंट जॉर्ज कॉलेज में जाएंगे, तो आपको इंग्लिश वहाँ अपने स्कोप में रखना पड़ेगा। यू आर सपोज टू सपोर्ट योर सेल्फ विद इंग्लिश। तो अभी आपके पास इतना समय है, इसलिए जो आपकी किताबों में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, उनको जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो उनके हेडिंग को लिखना शुरू करो और कोशिश करो कि थोड़ा सा आपस में इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, लेकिन वर्ड्स किसके इस्तेमाल कर लो, इंग्लिश में। ये अगर आप करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और इस एक चीज में आपसे और आपके साथ जो करना है वो एक और बता देता हूँ। तुम जितने भी बेटे हो, बेटियां हो, तुम बिना किसी बाधा के कक्षा 11 में आए हो, है ना? तुमने कोई परीक्षा नहीं दी है, तुम्हारा 9th और 10th दोनों ही कोरोना के आनंद में चले गए, है ना? कोरोना का बहाना कहो, आनंद कहो, मजबूरी कहो। तो बेसिकली तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कक्षा 8 से सीधा कक्षा 11 में भेज दिया गया, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए मेरे विद्यालय में भी जैसे जहाँ भी पढ़ते हैं तो मैं टीचर शिकायत करते हैं कि
पहली जैसी स्थितियाँ नहीं आ रही हैं क्लास में, तो मैं उनसे कहता हूँ ये इनका दोष नहीं है, ये जो परिस्थितियाँ हैं ना इनका दोष है। आप ये मान के चलिए इनको 9th भी पढ़ाना है, 10th भी पढ़ाना है और 11th, इनको ये मान के चलिए कक्षा 8 से आए, लेकिन आप जब कक्षा 12 में जाएंगे तब करोगे जैसे कोई चीज नहीं होगी। और अगर आप बिल्कुल ढुलमुल रवैये से बोले रहे कक्षा 11 में तो पास हो जाएंगे, हो ही जाते हैं, कोई फेल कर सकता है, कोई फेल होना चाहता है। लेकिन अगर कक्षा 11 को आपने ध्यान से, आपके दिमाग में एक फीलिंग ये होगी कि अगर हम कक्षा 11 में नहीं भी पढ़ेंगे तो पास तो हो ही जाना है, चाहे वो दीक्षित जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे घाघरे साहब हो। स्कूल चलाना है तो फिर राधे राधे कहना है, पास तो हो रही है। और एक चीज आपके दिमाग में हो रही है कि कक्षा 12 में कक्षा 11 के सिलेबस का कुछ भी आता नहीं है, दिमाग में है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, कक्षा 11 की चीजों को समझे बिना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 चीजों की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कक्षा 12 की चीजें आपकी समझ में आएंगी नहीं। क्योंकि साइंस की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान, है ना? एक के बाद दूसरा आता है। आपकी प्रॉब्लम कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्र के मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे जैसे हैं बाल गोपाल, उनके साथ समस्या क्या होती है, वो साइंस का कमजोर इसलिए होता है क्योंकि हमने बाजरा कूटने के चक्कर में 4 दिन स्कूल नहीं गए। आलू की बुआई हुई तो लेबर कम पड़ रही है, तो आलू की रोटी करते। लेकिन उन 3 दिनों में एक चैप्टर निकल गया तो दूसरा समझ में नहीं आया। इसलिए मैं तो कभी कभी दिमाग में ये सोचता हूँ कि जब ये खेती का काम चला करे तो क्यों ना उस दिन के लिए इन बच्चों को 8 दिन की छुट्टी दे दी जाए, फिर तुम भटकते हो इधर से, तो छुट्टियां अपनी कम से कम रखो। और अगर कोई चीज आपकी समझ में, कोई चीज निकल गई है तो अपने गुरुदेव से रिपीट करा लो। मैं तो टीचर्स से भी ये कहने का प्रयास करता हूँ कि यदि खेती के काम की वजह से या किसी त्योहार की वजह से अटेंडेंस गिर जाए क्लास में तो आगे मत बढ़ो, पीछे की चीज़ों को, अगर बच्चे कम आए हैं तो पीछे की चीज़ों का रिवीजन करा दो। नहीं तो पता चला आगे बढ़ गए तो फिर स्थितियाँ ये होंगी कि आप पढ़ा तो रहे होंगे, वो बैठे भी होंगे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा होगा, तो समझ में कुछ आ जाएगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप इस तरीके से मत लीजिएगा कक्षा 11 को, कि हम ये तो कक्षा 11 माने कक्षा 11 में खत्म, 12 में आना नहीं है। इस कक्षा 11 के ज्ञान के बिना ये चीज़ें 8 साइड वालों पर लागू हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जब तक आप, इवन बायोलॉजी भी है, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें कहाँ से रटोगे? 2 रोटी खाते ही तो तुम्हारा पेट फूल जाता है, इतनी बड़ी किताब कहाँ से अंदर रखोगे बताओ? और ये किताब तो तुम्हें पेट में ले जानी, इसमें ले जानी है, इसमें तो इतनी सी तो जगह होती है, इतना सा दिमाग होता है छोटा सा, कैसे रटोगे? समझ रहे हो? उसको समझना है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलानी है, जो आता है उसी के आधार पर नई चीज जुड़ जानी है उसमें। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, पहले वो शादी की कैसेट इतनी बड़ी बनती थी, VCR इतना बड़ा होता था, है? फिर उसके बाद में वो सीडी में बनने लगी, छोटी सी प्लेट। अब वो ऐसी चिप देता है कि वो वहां से लाते समय घर तक जेब में ही हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही स्थिति तुम्हारे दिमाग की, बहुत छोटा है, इस पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टीचर कहेंगे आज मैं तुम्हें डंडे से मार पीट के खाना नहीं दूंगा, ये पिताजी को कह दूंगा, पिताजी वहाँ लड़का है घर में उल्टा, और टीचर यहाँ लड़का है, नहीं हो सकता। टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा। कुल्हाड़ी से अगर लकड़ी नहीं कट रही है तो कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम जोर लगाओ उस पर। तो टीचर का काम यही है, मैं हूँ या अशोक जी हैं या आपके और गुरुजन, हमारा काम ये है कि जो भी चीजें डायरेक्ट आपकी समझ में नहीं आ रही है तो हम उनको
उस तरीके से शार्प करके आपके अंदर प्रवेश कराएं कि आप आसानी से उसको ले सकें। गांव के बच्चे ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो आवश्यक जरूर है, लेकिन जितना मेहनत आप कर सकते हैं, जितना लक्ष्य का पीछा करने का पागलपन तुम में होता है, उतना शहर के लोगों में नहीं होता, क्योंकि वो सुविधाओं में जीते हैं, तुम सुविधाओं में नहीं जीते हो। सुविधा में केवल वो पलते हैं, तुम जीते हो। तुम्हारे सपने होते हैं, तुम्हारे सपने हैं कि एक नई साइकिल ही मिल जाए, मजा आ जाए। पहले हमारे जमाने में तो सपना केवल उसी साइकिल का देखते थे, कैसे भी मिल जाए, लेकिन तुम कहते हो वो स्टाइलिश गियर वाली। अब जो बच्चा शहर में अगर किसी पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है ना, वो अस्पताल से जब उसका जन्म हुआ, वहां से घर तक भी अगर वो BMW या जगुआर में आ रहा है, तो काहे के सपने देखेगा वो? और जब सपने ही नहीं है उसके, तो मेहनत काहे के लिए करेगा? इसलिए उन लोगों का आप देखना, वो तुम्हें कभी आर्मी में लेफ्टिनेंट, कर्नल और ब्रिगेडियर नहीं मिलेंगे, गांव के लोग मिलेंगे, किसान के मिलेंगे। वो सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट की डायरेक्ट एंट्री में एक नहीं दिखेगा तुम्हें। ये तुम में है, क्योंकि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में निखरती है। जब सारी सुविधाएं होती है, तो अपने घर गांव में ही देख लेना, जिस घर में सारी सुविधाएं होती है, वहां के बेटे का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं, सब कुछ तो है। मंगलवार को पिताजी एक नई गाड़ी और लेके आ रहे हैं, क्या करते? तो ये जो अभाव तुम्हारे पास है, ये तुम्हारी ताकत है, इसको अपनी कमजोरी मत मानना। मैं ऐसी IAS बेटियों से मिला हूँ, बेटों से मिला हूँ, जो अपनी स्टोरी बताते हुए रोने लगते हैं। ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर की बेटी का नीट में 12वीं रैंक पाना, क्या सुविधा होगी उसके लिए? बताओ मुझे। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले के बेटे का IPS बनना, क्या सुविधा होगी उसके बाद? बताओ। तुम तो ऐसे भी नहीं हो, तुम में से मैं समझता हूँ किसी के पिताजी रिक्शा भी नहीं चलाते होंगे, या ईंट के भट्टे पे मजदूर के रूप में भी कार्य नहीं करते होंगे। जो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, और उन्होंने जब सपना देखा, उसके पीछे फिर जुनून अपना दौड़ाया, मेहनत की। ये कोई शिकायत नहीं होती कि बिजली नहीं आई, बस अब उसकी लिए नहीं पड़ पाए, उसका अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। मान के चलो कि बिजली नहीं आएगी, उसका व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कुछ ना कुछ। आप इस बात के लिए रोते हो कि पिताजी ने रीबॉक के जूते नहीं दिलवाए, कभी उनको देखा है जिनके पैर नहीं होते? मैंने उनको भी IAS बनते हुए देखा। और जब मैं उनके साथ में बैठ के बात कर रहा था कि आपको प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने ये कहा, उनके शब्द सुनिएगा, ये मेरे पैर नहीं है, ये मेरा IAS बनने का जुनून था। क्योंकि इन पैरों, चूंकि मेरे पैर नहीं थे, इसलिए मैं दौड़ भाग नहीं सकता। तो जब मैं एक ही जगह पर रहता था, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा कोई जॉब चुनता हूँ जहाँ मैं एक जगह बैठ कर ही सारे सिस्टम को ठीक कर सकूँ, ठीक है ना? तो ऐसा सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं, ये जो IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, विदेश सचिव बने बैठे हैं, विदेश तमाम देशों में जाके हमारी जो दूतावास है उनको देख रहे हैं, जिले के कप्तान हैं। ये एकदम ऐसे कंधे में फीते लगाकर इस दुनिया में नहीं आए हैं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे। तुम्हारे यहाँ बेंच तो भी है, इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे स्कूलों में पढ़े होते हैं जहाँ ये अभी भी आज की डेट में वो अपना वो बाजरे की थैली में किताबें लेकर जाते हैं, और वो जो सीमेंट का कट्टा है उसको बिछा कर बैठते हैं। अगर आप थोड़े दूर दराज के गाँव में चले जाए, तो अभी भी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की हालत यही हो। बाहर साइड में आप चले जाइए, लेकिन बाहर साइड का मिट्टी में पता नहीं क्या है, सबसे ज्यादा खेल कूद में वही सीमित है, और सबसे ज्यादा कुछ तो गांव ऐसे है वहाँ, पूरा का पूरा गांव IAS IPS है। तो तुम ये कमाल क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू इट। तुम्हारा सुबह जागते ही पहला सोच मन में होना चाहिए, यस आई कैन डू इट।
मैं इसे कर सकता हूँ। फिर उसके लिए पूरा दिन आप जुटिए। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कक्षा 11 को ये मत मान के चलिएगा कि कक्षा 11 माने कक्षा 11 खत्म, इस समय पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कक्षा 12 हम सीधी करेंगे। कक्षा 12 में तुम्हारे बस में नहीं रहेगा ये तुम कक्षा 11 की ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स उनको ध्यान से नहीं समझोगे। इतना कह सकता हूँ कि जिसने कक्षा 11 ध्यान से पढ़ लिया वो कक्षा 12 में अगर एक अक्षर भी नहीं पढ़ेगा तो फेल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस पढ़ाई के आधार पर आंसर किए जा सकते। लेकिन इसके बिना, इस कक्षा 11 के बिना कक्षा 12 की पढ़ाई आपकी समझ में आना संभव नहीं है। इसलिए इस पर प्लीज अब जो भी करना है मन से करना है, बेमन से कुछ नहीं करना, जुनून में जुट जाना। मैं आपको बता रहा था कि ये BSc करने के बाद मैं उसके बाद मैंने MSc किया, MSc फिजिक्स। उसके बाद मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ DS कॉलेज से B.Ed किया। देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सीमा सुरक्षा बल में अधिकारी के तौर पर। मैं वहाँ चला गया। उसी समय मेरा रेलवे पुलिस में अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था तो उनका इंटरव्यू नहीं देने जाने दिया उन्होंने। उसी समय मेरा आर्मी में CDS क्लियर हुआ और मैं बेंगलोर में SSB देने गया, जो आर्मी में अधिकारी के तौर पर जो SSB। लेकिन वहाँ से मुझे परमिशन मिली, मैं वहाँ गया। लेकिन वहाँ एक ऑब्स्टिकल को करते समय, कूदते समय ऐसा कुछ बैलेंस बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो वो ऐसा बैलेंस बिगड़ा कि मेरी कमर की हड्डी में थोड़ी चोट आ गई। तो मुझे 8 दिन के लिए वहाँ SSB इंटरव्यू होता है, तो उसमें मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसकी वजह से मेरा वहाँ से क्लियर नहीं हो पाया। मैं दोबारा सीमा सुरक्षा बल में अपने उस पर लगा रहा, लेकिन बाद में चूँकि मेरे घर में कोई भी दूसरा पुरुष सदस्य नहीं था, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, तो इसलिए मुझे वो सीमा सुरक्षा बल के साथ में न्याय नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ से मुझे रिजाइन करना पड़ा और वापस आया। उसके बाद मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के NDRI में, भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं बेंगलोर गया और वहाँ से मैंने जो NDT DT है वो गोल्ड मेडल के साथ किया। फिर मुझे बेंगलोर में टेट्रापैक इंडिया लिमिटेड में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर जॉब मिला, लेकिन वो भी घर से काफ़ी दूर था। घर में दिक्कत दोबारा शुरू हुई तो दादी के कहने पर मैं फिर वापस आ गया। उसके बाद फिर दादी से मैंने कहा कि मैं यार क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि तू जो भी कर लेकिन कर यहीं। तो दादी के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है, अपने यहाँ जमीन है, मैं अपना विद्यालय शुरू कर लेता हूँ। 1999 में स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज की प्राइमरी स्कूल के रूप में स्थापना हुई और उसके बाद फिर वो हम क्लासेस बढ़ाते गए, मान्यता देते गए। आज आप की सेवा में 12वीं क्लास तक का इंटर कॉलेज। उन्हीं दिनों यहाँ गैनू में रामाशीष सीतालय का प्रकल्प शुरू हुआ कोल्ड स्टोरेज का, उसमें मैं शामिल था। और अभी जैसे ये कोरोना काल आया, कोरोना काल में मैंने देखा कि गौ माता की हालत ज़्यादा खराब है, हमसे ज़्यादा खराब है। गाँव में तो भी वो अपना घूम फिर लेती थी, लेकिन जो कस्बे फतेहाबाद और सत्ताबाद थे उनमें मंडियाँ बंद हो गई। कुछ गौ माताएं तो मंडियों में से ही जो बचता था उसी से अपना पेट भरती थी। हलवाई की दुकानें भी बंद हो गई, लोगों ने तो घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोरोना ने घुस जाएगी। तो फिर हमने यहाँ उनको उसी पीरियड में चारा डालने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी पुलिस वाले भी तंग करते थे, लेकिन उनको समझा देते थे कि भाई ये भूखी मर रही है, इनके लिए भी कुछ करना है, तो वो परमिशन दे देते थे। बाद में मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इनको अपने साथ ही रखूँ। तो अभी यहाँ जो बहनों में जो रामाशीष सीतालय है उसी में हमने आधे हिस्से में गौशाला का निर्माण कर लिया, श्री आनंदम गौधाम के नाम से। और अभी 95 गौ माताएं जो दूध नहीं देने की वजह से या बीमार होने की वजह से लोगों ने छोड़ दिए, उनको अपने साथ में लेकर मैं रहता हूँ और उसी के लिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। और अब तो विद्यालय भी शुरू हो गए, तो विद्यालय पर भी समय देता हूँ। और आप सब लोगों के साथ में भी आज इसलिए आया हूँ कि आप सब किसानों के बेटे हैं। अपने माता पिता से, अपने भैया जो भी बड़े देखभाल करते हैं उनसे ये कहिएगा कि यदि कोई गलती से गौ माता आपके खेत में घुस जाए, आपका अधिकार है प्रभु कि आप अपने पूरे वर्ष की व्यवस्था उस अपने खेत से कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रकृति की जीव है, उसका भी कुछ अधिकार है, उसको भी जीने का हक है। तो चलिए आप अपने खेत में से उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन प्यार से निकाल दीजिए प्रभु। ऐसा मत करिए कि उसके पेट में आप भाला मार रहे हैं, उसके पैर को काट रहे हैं या उसके ऊपर तेजाब फेंक रहे हैं, ऐसी स्थिति मत करिए। क्योंकि गौ माता तो पूरे संसार की माँ है और कृष्ण की भी प्यारी दुलारी है। अगर उसके साथ अगर आप इस तरह का कोई अन्याय करेंगे, उसको
आगे के जीवन के लिए विकलांग कर देंगे तो वो ईश्वर फिर हमें बख्शेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों से इस विषय में मुझे निवेदन करना था। और अंत में हम एक गौ माता का 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। आप, मैं बोलूँगा फिर आप मेरे साथ। राम कृष्ण की प्यारी गैया, 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 सारे जग की माता है, 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 धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। आप सब लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बाल गोपाल है, स्वरूप है, और सभी बेटियों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। और सबके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलेंगे जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोपाला। जय।